हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है यूट्यूब का अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग क्लासेस कादरी कोचिंग क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को इसी अध्याय से जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, इसी अध्याय से चूंकि हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी यह मैंने 52 मिनट 40 सेकंड का टाइम लिया है इसमें, फिर भी हमारी थियरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसलिए हमारा एक पीरियड छूट चुका है। इसमें फोर्थ है करंट पीरियड, वर्तमान काल। तो आज मैं अपने इसी करंट पीरियड के विषय में एक शॉर्ट थियरी देना चाहता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको पूरी तरह से तैयार रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता दिया है, क्लास 9 से लेकर के जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक आपको पढ़ना है तब तक इस पूरी थियरी को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यह किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहां तक कि एसएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तो बात ही अलग है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आप लोगों को इस थियरी के विषय में कुछ विशेष बातों को बताने चल रहा हूं। और मैंने पहले भी कहा था कि जो बातें मैं बता रहा हूं ये सारी बातें आपको किसी अन्य बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसके लिए एक पेन ले लीजिए और जो है रफ कॉपी ले लीजिए, उस पर एक नोट प्रिपेयर करिए, नोट बनाइए। अगर आप इस पर नोट बनाकर पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं, 100% श्योर है कि आपको कहीं न कहीं से इसमें से जरूर कुछ न कुछ फंस जाएगा और जरूर आपको मिलेगा। तो मैं इसी के साथ आप जो है वर्तमान थियरी की शुरुआत करता हूं। वर्तमान थियरी की शुरुआत होती है जो है जब ये इसके पहले की थियरी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जहां की थियरी के विषय में मैंने बताया कैमिलियो गाल्गी ने गाल्गी ऑपरेटस की खोज किया, और कैमिलियो गाल्गी ने गाल्गी ऑपरेटस की खोज किया था कब? 1898 में। 1898 में खोज करने के बाद ये थियरी आ जाती है आधुनिक काल की थियरी, वर्तमान थियरी आ जाती है, जिसको हम अपने ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि मैंने अपने फोर्थ थियरी में लिखा है करंट पीरियड, वर्तमान काल। तो मैं आज आपको वर्तमान काल के विषय में बताने चल रहा हूं। वर्तमान काल की शुरुआत होती है कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और इरिस वान शारमार्क। माय डियर फ्रेंड्स, इनका नाम ध्यान से सुनिएगा, कार्ल लॉरेंस, इरिस वान शारमार्क, ह्यूगो डिवरीज। ध्यान रहे ये तीनों तीन देश के वैज्ञानिक हैं। ये डच वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरीज, जर्मन साइंटिस्ट कार्ल लॉरेंस, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट इरिस वान शारमार्क। ये तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के जब मेंडल की थियरी दी गई थी, मेंडल की थियरी के विषय में बताया गया था, मेंडल अपनी थियरी के विषय में बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब उन्होंने अपनी थियरी दिया, इन तीनों थियरियों को दिया कि प्रभाविता का नियम क्या है, जो युग्मकों के पृथक्करण का नियम क्या है, अलगाववाद का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन थियरियों के देने के पश्चात जो थियरी सामने आई है, तो या तो मेंडल बोल गए, क्योंकि मेंडल की मृत्यु आप लोगों ने देखा कि सन 1882 में मेंडल की मृत्यु हो गई थी। अपने 62 साल की अवस्था में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल मर गए। उनके मर जाने के बाद 1884 में जब मेंडल की डेथ होती है, 1884 में जब मेंडल की डेथ होती है, तो मेंडल की डेथ के 16 साल बाद अर्थात सन 1900 में यह तीन देश के वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों में अपने अपने अलग अलग परीक्षण किए, और अलग अलग परीक्षण के उपरांत इन्होंने पाया कि जो थियरी यह इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस की पाया है, जो थियरी इनको लॉ ऑफ डोमिनेंस की थियरी मिली, यह थियरी 18 जो है इस थियरी को 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत पहले ही डिस्कवर कर दिया था, खोज दिया था, जिसको उन्होंने जो है बोक-नेचर सोसाइटी नामक पत्रिका में प्रकाशित भी करवाया था। बोक-नेचर नामक सोसाइटी नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था, लेकिन फिर भी इनकी थियरी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब इन तीन देश के अलग वैज्ञानिकों ने इरिस वान शारमार्क, कार्ल लॉरेंस और ह्यूगो डिवरीज सन 1900 में इन तीनों देश के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी थियरी को दिया, तो इनकी थियरी को आधार मान करके देखा जाने लगा कि यह पता चला कि यह थियरी तो बहुत पहले ही, आज के जो 36 साल पहले
जो है आज के 34 साल पहले यह थियरी जो है 1866 में इस थियरी को ग्रेगर जॉन मेंडल ने दे दिया है। तो इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता। तो आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहते हैं सन 1900 में डिस्कवरी जो हुई है, उसी डिस्कवरी के परिणाम स्वरूप कहा गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट। फिर 1900 में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, दो वैज्ञानिक। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दो वैज्ञानिक, इन लोगों ने ब्लड ग्रुप की खोज किया। सबसे पहले इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज किया, इसके बाद रिसर्च बंदर में जाकर इन्होंने RH फैक्टर की खोज किया। तो ध्यान रहे कि पहले ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। पहले ब्लड ग्रुप A और B दो पार्ट में डिवाइड था, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुपों की खोज को डिवाइड किया गया, ब्लड ग्रुप A B AB। इसके बाद फिर उस पर डिस्कस हुआ, तब जाकर के ब्लड ग्रुप A B AB और O, ये चार ब्लड ग्रुप मिले, A B AB और O। ये चार ब्लड ग्रुपों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। तो इस तरह से आपने देखा कि सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने अपने इस थियरी में जो है ब्लड ग्रुप की खोज किया। इसके बाद आइए देखते हैं 1901 में ह्यूगो डच, जिसका नाम मैंने लिया डच वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरीज ने अपनी थियरी में कहा कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन अर्थात जातियों में उत्पन्न होने वाला एकाएक ऐसा परिवर्तन जो कि वंशानुगत हो। यदि वह परिवर्तन वंशानुगत नहीं होगा तो वह म्यूटेशन की थियरी में नहीं आएगा। अर्थात म्यूटेशन ऐसा हो, उत्परिवर्तन ऐसा हो, जीवों में आकस्मिक परिवर्तन ऐसा हो जो कि वंशानुगत हो। इस थियरी को प्रतिपादित किया था ह्यूगो डिवरीज ने सन 1901 में, 1901 में। अगले साइंटिस्ट 1902 में आइए देखते हैं, मैकलन। 1902 में मैकलन साइंटिस्ट ने जो है, इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम XY और XX, आप लोगों ने नाम सुना होगा, XY और XX क्रोमोसोम के विषय में जो है इसकी खोज किया और यह बताया कि XX रहेगा तो फीमेल है और XY रहेगा तो मेल है। आइए देखते हैं अगली थियरी। सन 1902 में सटन नाम के साइंटिस्ट ने, सटन और बोवेल, जिनका नाम आप लोगों को सुना होगा, जब इन्होंने मियासिस सेल डिवीजन के विषय में डिस्कस किया, मियासिस सेल डिवीजन के विषय में इन्होंने खोज किया, तो मियासिस सेल डिवीजन के विषय में इन्होंने बताया कि जो आनुवंशिकता के आधार पर ही ये क्रोमोसोमों का विभाजन होता है। आनुवंशिकता के आधार पर ही क्रोमोसोमों गुणसूत्रों का विभाजन होता है। इस थियरी को दिया है 1902 में सटन ने। और 1905 में फार्मर और मूरे, दो वैज्ञानिक, जिन्होंने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का नाम दिया मियासिस नाम देने का श्रेय किसको जाता है? फार्मर और मूरे को जाता है। कब जाता है? 1905 में, याद रखिएगा। 1905 में फार्मर और मूरे ने, इन्होंने सबसे पहले जो है अपनी थियरी में बताया कि यह अर्धसूत्री विभाजन है, मियासिस सेल डिवीजन है। तो इस तरह से आइए देखते हैं सन 1906 में आइए, अब 1906 में आइए। अब तो विलियम वेटसन ऐसे हैं जिन्होंने जेनेटिक्स शब्द का नाम दिया। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी क्या होती है, इसका नाम दिया है विलियम वेटसन ने। इसका नाम दिया है विलियम वेटसन ने कि आनुवंशिकी वास्तव में होती क्या है, आनुवंशिकी है क्या। तो आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स टू द पैरेंटल कैरेक्टर टू डॉटर्स। माता पिता के जनकी गुणों को डॉटर में ले आने का प्रक्रम, कैसे माता पिता के गुण उनकी संतानों में आते हैं, इस विषय में अगर अध्ययन किया है तो किसने किया है? जो विलियम वेटसन ने किया है 1906 में। ध्यान रहे 1906 में इसका डिस्कस हुआ। आगे की थियरी को मैं बताना चाहूंगा कि आर्किड बॉल्ड और गैरार्ड, दो साइंटिस्ट है, आर्किड बॉल्ड और गैरार्ड ने, इन्होंने एल्केप्टोन्यूरिया रोग का पता लगाया था। एल्केप्टोन्यूरिया रोग का पता लगाया और 1909 में आइएगा, 1909 में 1909 में साइंटिस्ट जोहानसन, इन्होंने जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप और फिनोटाइप, वाय आकारकी के आधार पर उत्पन्न होने वाले लक्षणों को जीनोटाइप कहा जाता है। सॉरी, जीन के आधार पर उत्पन्न होने वाले लक्षणों को जीनोटाइप कहा जाता है। वाय आकारकी के आधार पर उत्पन्न होने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। तो जीनोटाइप लक्षणों का अध्ययन सबसे पहले अगर किया था तो जोहानसन ने किया था। और कब किया था? 1909 में। अगले वैज्ञानिक देखिए 1910, 1910 में जो है थॉमस मॉर्गन, जिनको कहा गया TH मॉर्गन कहा गया, जिन्होंने ड्रोसोफिला में सबसे पहले अपना
एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में बताया। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में बताने का श्रेय जाता है जो है टीएच मॉर्गन को। अगले साइंटिस्ट 1913 में आइए देखते हैं। 1913 में डेवनपोर्ट है। डेवनपोर्ट ने इन्होंने क्रॉस त्वचा का रंग माने ये जो स्किन है, स्किन के कलर के विषय में इन्होंने जो है डिस्कस किया कि स्किन का कलर किस हार्मोन के द्वारा कैसे प्रभावित होता है। आइए अगली थियरी को देखते हैं। अगली थियरी जो है ब्रिजिस की है। ब्रिजिस ने नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम के अंदर जो नॉन डिसजंक्शन होता है उसकी खोज किया है। कौन किया है? यह जो ब्रिजिस ने किया है 1916 में। 1917 में ब्रासी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले मलेरिया के अंदर, मलेरिया जीव के अंदर जो है मलेरिया पैरासाइट की खोज जो है वो मच्छर के अंदर कितनी पैरासाइट है, मच्छर के अंदर कौन कौन से चक्र चलते हैं, इस चक्रों के विषय में अगर किसी ने अध्ययन किया है तो ग्रासी ने अध्ययन किया है। अब तक आप लोग चार्ल्स लाइब्रान के नाम को जान रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 1917 में ग्रासी नाम के साइंटिस्ट ने मलेरिया का जीवन चक्र जो है मच्छर में कैसे चलता है इस विषय में अध्ययन कराया। 1917 में मैकोलम साइंटिस्ट ने विटामिन ए की खोज किया। विटामिन ए की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम मैकोलम, जिन्होंने 1917 में विटामिन ए की खोज किया। अगले वैज्ञानिक को देखते हैं 1922 में बैटिंग और वेस्ट ने पैंक्रियास से सिक्रीट होने वाले इंसुलिन हार्मोन की खोज किया है। ध्यान रहे, और उनको रवे के रूप में सबसे पहले अलग भी किया है। रवों के रूप में सबसे पहले अलग करने का श्रेय जाता है बैटिंग और वेस्ट को। तो कब जाता है? 1922 में। 1924 में देखिए एआईओपायरिन ने रासायनिक विकास के रूप में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, रासायनिक विकास के रूप में जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, इस विषय में अगर खोज किया है तो किसने किया है? एआईओपायरिन ने किया है। तो 1927 में माय डियर फ्रेंड्स मुलर नाम के वैज्ञानिक, जिनका नाम आप लोगों ने अच्छी तरह सुना होगा, मुलर नाम के वैज्ञानिक ने यक्ष कीड़ों पर जो है ड्रोसोफिला पर यक्ष कीड़ों की बौछार किया। ड्रोसोफिला जो फल मक्खी जिसको बोलते हैं, कीड़े वाली मक्खी, ड्रोसोफिला पर यक्ष कीड़ों की बौछार किया और यक्ष कीड़ों की बौछार करने के बाद उसमें उत्परिवर्तन को देखा, म्यूटेशन को देखा। तो इसके देखने का श्रेय जाता है मुलर को 1927 में। 1929 पर आइए। 1929 में हेलन नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के विषय में ओपायरिन के सिद्धांत की व्याख्या किया है और ओपायरिन के सिद्धांत को सही माना है कि ओपायरिन ने जो अपना सिद्धांत दिया है वह सिद्धांत सही है। इन्होंने ओपायरिन के सिद्धांत में सहमति व्यक्त किया। 1929 में ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम के इंजेक्शन की खोज की, जो सबसे हाई एंटीबायोटिक के रूप में आज भी यूज किया जाता है। पेनिसिलिन नाम के इंजेक्शन की खोज किया जो पेनिसिलियम नामक पौधे से प्राप्त की गई। पेनिसिलियम नामक पौधे से पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन बनाया जो सबसे हाई एंटीबायोटिक है। इसकी खोज किया है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आइए 1933 में देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 1939 में नॉल एंड रस्का इन दोनों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज किया। अगर पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज जो है नॉल एंड रस्का ने किया है 1933 में। आइए 1934 में देखते हैं डैम तथा डोएसी। डैम और डोएसी 1933, 1934, डैम तथा डोएसी 1934 में इन्होंने विटामिन के की खोज किया है, जिसके कारण ये दिखा गया कि ब्लड जो है निकलता है तो क्लॉट हो जाता है, थक्का जमा लेता है। इसके विषय में 1934 में जो है डैम और डोएसी नामक साइंटिस्ट ने इसके विषय में डिस्कस किया। अगले देखते हैं एजी टांसले। आप लोगों ने नाम सुना होगा एजी टांसले का। एजी टांसले 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम की धारणा प्रस्तुत की। इकोसिस्टम की धारणा प्रस्तुत किया किसने किया? एजी टांसले ने किया। एजी टांसले ने किया, इकोसिस्टम की अवधारणा को प्रस्तुत किया इन्होंने। 1935 में देखा जाए स्टैनले मिलर ने तंबाकू के ऊपर जो है टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू के ऊपर, तंबाकू की जो पत्ती होती है उसके ऊपर टोबैको मोज़ेक वायरस को जो है रवे के रूप में सबसे पहले, कण के रूप में सबसे पहले अलग करने का श्रेय जाता है स्टैनले मिलर को। अगले साइंटिस्ट है क्रेब्स, हैंस क्रेब्स, जिनका पूरा नाम है हैंस क्रेब्स। 1937 में इन्होंने क्रेब साइकिल प्रस्तुत किया है, जिसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी रखा गया है। सिट्रिक एसिड ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल।
तो TCA बोलते हैं इसको, ट्राइसाइक्लिक एसिड साइकिल। तो इस तरह से सिट्रिक एसिड चक्र जो होता है वह जो है सबसे पहले हाइंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया है। अगले साइंटिस्ट 1940 में आइए देखते हैं। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर में RH फैक्टर की खोज किया। RH फैक्टर जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB निगेटिव, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O निगेटिव, O पॉजिटिव, जो पॉजिटिव निगेटिव का साइन लगता है वह जो है कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले रीसस नाम के बंदर में उसकी खोज किया है। और रीसस नाम के बंदर में उसकी खोज किया है और इस विषय में उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा जो है प्रोसेस होता है कि जिसमें अगर यह देखा जाए कि यदि ये पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है और उसको अगर हम किसी से जो है किसी और को दे देते हैं, उसको अगर हम किसी और को दे देते हैं, पॉजिटिव वाले को निगेटिव दे देते हैं, निगेटिव वाले को पॉजिटिव दे देते हैं, तो उसके बॉडी में एंटीकोआगुलेशन स्टार्ट हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके आगे मैं चलता हूं। 1945 में पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने कोशिका के अंदर अंतःद्रव्यी जालिका की खोज किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया 1945 में पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने। याद रखिएगा, पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने। और 1952 में पायलट नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया की जो परासंरचना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया है जो है। इसके बाद 1953 में आइए देखते हैं वाटसन और क्रिक ने इन्होंने जो है DNA का डबल हेलिकल मॉडल दिया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1962 में इन दोनों साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना सब टाइम, समय और किस लिए दिया गया, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहिएगा, रिकॉर्ड में रखिएगा, क्योंकि अगर रिकॉर्ड में रखेंगे तभी जाकर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। रिकॉर्ड में अगर आपने नहीं रखा है इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में जो है पूरी तरह से हमारे बताई गई जो थियरी है, यह थियरी मैंने आपसे बताया, बार बार मैंने आपसे बताया कि मेरे अलावा इस थियरी को और कोई और आपको नहीं बताएगा। आप कई बुक को खोजेंगे तब जाकर के कहीं ये थियरी मिलेगी। तो यह थियरी मैं अपने अलीमुद्दीन शेख कौदरी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और यह मेरा यूट्यूब चैनल है, और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा पूरी की पूरी जो है बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या जो है इतिहास रहा है उसके विषय में अध्ययन अगर करना हो तो आप मेरे ही चैनल पर आप पाएंगे, अलीमुद्दीन शेख कौदरी के चैनल पर। आइए आगे देखते हैं। यूरे और मिलर, इन्होंने वायुमंडल में उपस्थित गैसों के लिए अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लेकर के इन्होंने 1:3 के 1:2 के अनुपात में लेकर के इन्होंने जो है सबसे पहले यह बताया कि जो है जीव जो है यह बताया कि किस तरह से पानी में, जल के अंदर किस तरह से जीव की उत्पत्ति हुई है। यह मिलर का एक्सपेरिमेंट है कि जल के अंदर किस तरह से जीव की उत्पत्ति हुई है। 1954 में आइए देखते हैं, सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने इंसुलिन की अणुसंरचना को बताया। 1955 में क्रिश्चियन डवे ने लाइसोसोम का वर्णन किया और बताया कि लाइसोसोम या डाइजेस्टिव बॉडी यह एक ऐसी बॉडी है जिसका नाम सुसाइडल बैग कहा गया, अर्थात यह एक ऐसी बॉडी है जो कि खुद तो मरती है लेकिन स्वयं के साथ उस सेल को भी मार देती है जिस सेल के अंदर यह ब्लास्ट करती है, दबती है। यह तब दबती है जब इसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। 1955 में पायलट ने बताया, मैंने राइबोसोम को अलग किया था। सबसे पहले पायलट नाम के साइंटिस्ट ने 1955 में राइबोसोम को अलग किया। राइबोसोम को अलग करने का श्रेय जाता है पायलट को। 1956 में टीजीओ और लीवान, इन्होंने यह बताया कि मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1956 में टीजीओ और लीवान साइंटिस्ट ने सबसे पहले मनुष्य के अंदर यह बताया कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, मेल और फीमेल दोनों को मिला करके, और एक पेयर जो होता है वो मेल में और फीमेल में अलग हो जाता है, जिसको XX और XY कहा गया। तो इस तरह से, और 1956 में ही एक थियरी और आती है
कॉनरेड नाम के वैज्ञानिक ने वायरस के अंदर आरएनए की संरचना के विषय में अध्ययन किया। वायरस में सबसे पहले जो है आरएनए की संरचना का अध्ययन अगर किया है तो कॉनरेड नाम के साइंटिस्ट ने किया है। 1958 की थियरी को देखा जाए, 1958 की थियरी में टेम्स और लेडरबर्ग जो है इन्होंने जीन को लिया और एंजाइम को लिया, जीन को खोजा और एंजाइम को खोजा, जीन और एंजाइम की स्ट्रक्चर को दिया, जीन और एंजाइम की जब स्ट्रक्चर को दिया तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। याद रखिएगा कि इनको नोबेल प्राइज मिला है 1958 में। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, बिडिल टैटम लेडरबर्ग, फिर से नाम सुनिए, बिडिल टैटल और लेडरबर्ग, इनको 1958 में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज इसलिए मिला कि इन्होंने जो है जीन का स्ट्रक्चर और एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से इनका एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है, इस सारे स्ट्रक्चर के विषय में होल डिस्कस किया था, अल्ट्रा डिस्कस किया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। आइए रॉबर्टसन को देखते हैं। 1959 में रॉबर्टसन ने जो है कोशिका झिल्ली के अंदर यह बताया कि यह झिल्ली एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से वर्क करती है, यह झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह से कार्य करती है। 1959 में जो है सर्वो और ओकोवा नाम के वैज्ञानिक ने आरएनए का संश्लेषण किया था। सर्वे और ओकोवा नाम के वैज्ञानिक ने 1959 में आरएनए के विषय में संश्लेषण किया, उनके अणुओं का संश्लेषण किया। और इसी समय 1959 में और एक खोज हुई है माय डियर फ्रेंड्स, आर्डर और कोनबर्ग ने डीएनए का भी संश्लेषण कर दिया। आर्डर और कोनबर्ग ने डीएनए के अणुओं का संश्लेषण किया। कब किया? 1959 में किया। 1959 में एक और थियरी देखिए आप, 1959 में जो है सिनसीमर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज पर जो है उसके अंदर जो डीएनए की द्विगुणित कुंडलिनी संरचना होती है इसका अध्ययन किया था। बैक्टीरियोफेज में द्विगुणित कुंडलिनी संरचना का अध्ययन अगर किया तो 1959 में किया है जो है सिनसीमर नाम के साइंटिस्ट ने। आइए आगे चलते हैं आधुनिक थियरी में। सिडनी फॉक्स 1964 में साइंटिस्ट सिडनी फॉक्स इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्फीयर संश्लेषण को समझाया कि माइक्रोस्फीयर सिंथेसिस क्या होती है, इसके विषय में बताया। 1965 में जैकब मोडेन और ट्वाफ ने इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण की थियरी को बताया और ओपैरिन के मॉडल को प्रस्तुत किया, दोबारा ओपैरिन के मॉडल को प्रस्तुत किया। 1968 में नीरेनबर्ग और डॉक्टर हरगोविंद खुराना और हॉले, इन तीनों वैज्ञानिकों ने जेनेटिक कोड द्वारा जो है यह संश्लेषण किया है, जेनेटिक कोड की खोज किया और उसके द्वारा संश्लेषण का कार्य किया और यह बताया कि इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। इसका श्रेय जाता है 1968 में जो है नीरेनबर्ग, खुराना और हॉले को। तो खुराना का पूरा नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो अपने देश के थे, बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार कर लिया क्योंकि यहाँ पर उनको उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। अगले वैज्ञानिक हैं 1969 में, आइए देखते हैं, डेलब्रक, हर्शे और लूरिया वैज्ञानिक, ये तीनों ने बैक्टीरियोफेज का अध्ययन किया और यह बताया कि जो है आनुवंशिकी के क्षेत्र में यही एक पोषक का कार्य करते हैं, पोषदों का कार्य करने का श्रेय इन्हीं को है। 1970 में देखिए, 1970 में हैरिस नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए और आरएनए का सबसे पहले प्रयोग किया और इसका प्रयोग सबसे पहले डीएनए और आरएनए का सबसे पहले प्रयोग किया संस्कृत जो है यह जेनेटिक थेरेपी में। आइए 1972 में देखते हैं, एनफिन्स और मूरस्टीन ने इन्होंने राइबोज न्यूक्लिक एंजाइम का स्ट्रक्चर दिया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड का। 1974 में एक्लॉड ने ट्यूमर कोश का, ट्यूमर सेल जो ट्यूमर सेल बन जाती है, ट्यूमर सेल में बताया कि इसमें कैंसर के जीवाणुओं का अध्ययन, ट्यूमर सेल के अंदर कैंसर सेल का, ट्यूमर मींस अनलिमिटिंग आउट ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर, अनलिमिटिंग आउट ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर। उसी ट्यूमर के अंदर ये देखा कि यहाँ पर कैंसर सेल का जन्म जो है डेवलपमेंट हो रहा है। यह श्रेय जाता है, अगर ये देखा जाए तो यह श्रेय जाता है जो है क्लाड को जाता है। और उसके बाद 1975 में वोल्टीमोर, डेलबेको और टेमिन 1975 में इन्होंने
जो है वह ट्यूमर सेल में बताया क्या ने ट्यूमर सेल में भी होता है। एंजाइम का अध्ययन किया इन्होंने, आरएनए और डीएनए का प्रतिरूप भी बनाया। और 1978 में आर्बर नाथांस और स्मिथ इन्होंने डीएनए का जल अपघटन करवा दिया। और आइए 1982 में देखते हैं, क्लार्क वैज्ञानिक 1982 में न्यूक्लिक प्रोटीनों का अध्ययन किया, जिसके लिए इनको कहा जाता है क्रिस्टलोमाफी। इस थियरी को कहा जाता है क्रिस्टलोमाफी। अगर पूछे क्रिस्टलोमाफी थियरी किसने दिया, तो माय डियर फ्रेंड, क्रिस्टलोमाफी थियरी 1982 में क्लार्क नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। और अगले वैज्ञानिक 1983 में है मैक्लिग और टॉक ने मक्का में जंपिंग जीन का अध्ययन जो अब हम और आप कर रहे हैं, ये 1983 में इसकी डिस्कवरी हो चुकी है। जो जंपिंग जीन मक्का में हम और आप जंपिंग जीन का जो डिस्कस करते हैं, इस जंपिंग जीन के विषय में क्लॉड ने सबसे पहले जो है, मैक्लिंटॉक ने सबसे पहले जो है बता दिया है। और मॉन्टेगोनियर 1984 में मॉन्टेगोनियर ने यह बताया कि एड्स का वायरस क्या है, और HIV कहते किसे हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का अर्थ होता है ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। तो ये सारे टॉपिक और HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसके विषय में विश्लेषण करने का श्रेय जाता है मॉन्टेगनियर को। मॉन्टेगनियर ने इसके विषय में अध्ययन किया है। 1989 में आइए देखते हैं कि बिशप और वाटसन ने यह बताया कि जो है कैंसर कोशिका किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, कैंसर कोशिका की उत्पत्ति कैंसर कोशिका की ओरिजिन किस प्रकार से होती है, इस विषय में बताया बिशप और वाटसन ने। और अगले वैज्ञानिक 1990 में 1990 में देखिए, 1990 में मुरे और थॉमस वैज्ञानिक ने जो बताया कि ऐसे भी डिजीजेज हैं जिनके उपचार के लिए, मानवीय रोगों के उपचार के लिए कोशिका का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, काट करके वहां पर दूसरी कोशिका को लगाया जा सकता है। 1991 में नेहर और मैक्सन ने कोशिका को आयन के रूप में मार्गदर्शन का जो है सबसे पहले किया था। कोशिका के लिए एकल और आयन के मार्ग प्रदर्शन का अध्ययन किया। किसने किया? 1991 में नेहर और सैकमैन ने किया है। 1992 में फिशर और क्रेप्स जो क्रेप्स साइकिल का डिस्कस किए हैं, इन्होंने फास्फोरिलेज और स्विच बंद होना और स्विच के खुले रहने का, जैसे स्विच ऑन हो गई, स्विच ऑफ हो गई, स्विच ऑन हो गई, स्विच बल्ब जल गया, बल्ब बुझ गया, इसका अध्ययन इन्होंने किया। 1993 में माइकल स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले म्यूटेनेजेनेसिस का अध्ययन किया था। 1993 में देखिए रॉबर्ट शार्प ने इन्होंने आधुनिक जंतुओं का नामकरण किया, उनकी संरचना को बताया और उनके विषय में विचार अपना दिया है। 1995 में क्रेग नाम के वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया में सबसे पहले ये बताया कि बैक्टीरिया जो आप लोग बैक्टीरिया जो जिसे हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा हो जाता है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जो हो जाता है, 18,30,121 डीएनए बताया कि इसमें 18,30,121 डीएनए होते हैं, और इनके डीएनए के विषय में जेनेटिक कोडों को बताया और उसके उत्पादों को बताया। डोहार्टी और लास्ट के 1996 डोहार्टी और जिंकरनगेल ने कैंसर पर क्या स्थिति होती है और डायबिटीज कैसे क्या होता है, इसकी चिकित्सा के विषय में इन्होंने अध्ययन किया और इनकी अपनी थियरी को दिया, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। 1997 में स्टैनले प्रूसिनर ने सबसे पहले प्रायांस नामक डिजीज, प्रियांस जो है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वेरियांस से प्रायांस भी हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, और इसकी खोज किया है, जो बैक्टीरिया और वायरस की खोज के आसान हो जाती है। इसके लिए अल्जाइमर नामक डिजीज की जानकारी सबसे ज्यादा इन्हीं को थी, स्टैनले प्रूसिनर को, जिसके विषय में इन्होंने 1997 में डिस्कस किया था। लास्ट के साइंटिस्ट आए 1999 में, माय डियर फ्रेंड, इयान और डनहेम नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि 22 गुणसूत्र तो जो है वह
होमोलॉगस है, होमो है, लेकिन 23वां पेयर जो होता है वो ऑटो है। 23वां पेयर जो होता है भिन्न होता है और 22 पेयर जो है वो ह्यूमन में समान होते हैं। मेल और फीमेल में 22 पेयर क्रोमोसोम ये ऑटोसोम कहे जाते हैं और 1 पेयर जो होता है वो हेटेरोसोम कहा जाता है। और 1 पेयर जो हेटेरोसोम कहा जाता है इसको सेक्स क्रोमोसोम कहने का नाम दिया है अगर किसी ने, इयान और डेनहम ने दिया है। इयान और डेनहम ने अपनी इस थियरी के आधार पर दिया गया, जिसके लिए जो है स्टैनले क्रूस्नियर को भी नोबेल प्राइज दिया गया, तमाम साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया गया। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैंने आज आपको जो है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी बताया, अभी जूलॉजी और बॉटनी नहीं बताया माय डियर फ्रेंड। यहाँ तक मैंने डिस्कस करके सिर्फ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी बताया है। अब अगला टॉपिक हमारा होगा हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, वॉच करते रहिए। मैं लगातार आपको लेक्चर देता रहूंगा, लगातार आपसे डिस्कस करता रहूंगा और मेरी थियरी को लगातार आप नोट बनाते रहिएगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी और मेरा कोचिंग चैनल जो है, मेरा यूट्यूब का चैनल जो है वह अलीमुद्दीन शेख कौदरी के नाम से है और मेरा कोचिंग जो है वह कौदरी कोचिंग क्लासेस के नाम से है। मैं अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग पूरी तरह से इसका नोट प्रिपेयर करेंगे, नोट बनाएंगे और नोट बना लेने के बाद जो है फिर आप लोग इसको तैयार रखेंगे, क्योंकि आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसकी बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है। माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ ही आज का मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूं। अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट डे होगा। हमारे टॉपिक को रेगुलर, हमारे लेक्चर को रेगुलर आप देखते रहिए, रेगुलर आप समझते रहिए और जितना ही ध्यानपूर्वक आप मेरे टॉपिक को, लेक्चर को समझेंगे उतना ही ज्यादा आपकी समझ में आएगा। ज्यादा समझ में तो तब आएगा जब आप इसका नोट बनाएंगे, क्योंकि कई बुकों से मिला करके मैं यह थियरी आपको दे रहा हूं। एनसीईआरटी की बुक मैंने लिया, डॉक्टर वीरबाला रस्तोगी की बुक मैंने लिया, डॉक्टर आर्यल कोटपाल की बुक मैंने लिया है। कई प्रकार की बुकों को अध्ययन करने के पश्चात डॉक्टर सिंघल की बुक मैंने लिया है। कई बुकों का अध्ययन के पश्चात ये जो थियरी आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, इस थियरी का पूरा प्रिपेयर नोट मैंने बनाया है और उसी नोट के आधार पर मैं पूरी थियरी को दे रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ। थैंक यू।